वेलकम टू गुरु केंद्र। मैं सुमित। आज का हमारा सेक्शन रहेगा न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और इसके एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें ताकि आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को समझ सकें और उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आज ही देखें। तो शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व को अगर रिलेट किया जाए तो आप इसको बैलेंस डाइट से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि संतुलित आहार से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व को रिलेट किया जा सकता है। और संतुलित आहार या पोषक तत्व आपके दो भागों में बटे होते हैं, जिसे ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, दो भागों में बट जाएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक और अकार्बनिक को अगर बांटा जाए या फिर कहीं पर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो आप इसको नाम पे ध्यान दीजिए। कार्बनिक यानी कि यहां पर कार्बन शब्द का यूज हो रहा है, यानी इसमें कार्बन तो श्योरिटी है कि होगा ही होगा। और कार्बन के साथ एक ट्रिक ध्यान रखना कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन भी मिलकर एक बॉन्ड बनाता है तो वो पक्का क्या होगा? कार्बनिक होगा, यानी ऑर्गेनिक होगा। तो ऑर्गेनिक जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसका यूज करके हम कार्बनिक और अकार्बनिक को आसानी से छांट सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज। और आगे और भी एग्जांपल लिखे, सपोज CH4 यानी मीथेन, H2O यानी कि जल, और एक और लिख दिया जाए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आप समझिएगा कि यहां पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर मैं इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक ढूंढने को दे दूं तो आप बॉन्ड ढूंढेंगे किसका? कार्बन और हाइड्रोजन का। क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? नहीं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, मतलब ये अकार्बनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा। C6H12O6 क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक में। इसी तरीके से CH4 यानी मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे तो ये ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक में। H2O में नहीं बना रहे यानी इनऑर्गेनिक, NaCl में नहीं बना रहे यानी कि इनऑर्गेनिक। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा C6H6 कार्बनिक होगा या अकार्बनिक? जल्दी से लिख के बताइए, कार्बनिक है या अकार्बनिक? ओहो, यहां तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ये आपका कार्बनिक में होगा यानी ऑर्गेनिक में होगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है तो यस लिखे कमेंट में। किसी भी प्रकार का डाउट है तो जरूर पूछें, आपको पूरा पूरा सपोर्ट किया जाएगा। अब न्यूट्रिएंट्स को हमने बैलेंस डाइट के रूप में लिखा, और बैलेंस डाइट आपको दो भागों में बांट दिया है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब जो ऑर्गेनिक है वो 5 भागों में बंटते हैं, जिसे कई स्थानों पर 6 पार्ट में दिखाया जाएगा। तो पजल बिल्कुल मत होना, मैं एक बार नाम लिख देता हूं और बता देता हूं कि छठा पार्ट कैसे बनेगा। पहले पार्ट में आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वाले पार्ट में आएगा प्रोटीन, थर्ड वाले पार्ट में वसा यानी फैट, जिसे कई बार एग्जाम में लिपिड भी लिख देगा। फोर्थ पार्ट में आता है एंजाइम्स यानी पाचक रस, और फिफ्थ पार्ट में आता है विटामिन्स। और इस स्थानों पर जो छठा पॉइंट मैंने आपको बताया था वो अमीनो एसिड का होता है, तो वो हम प्रोटीन में ही अलग से कैटेगरी करके करेंगे, अमीनो एसिड का सेक्शन। ठीक है,
तो ये आपके मेनली 5 पार्ट हो गए। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें भी आपके 2 पार्ट होंगे, एक H2O यानी कि जल और एक मिनरल्स यानी कि खनिज। अब आपको समझना क्या है यहां पर, तो एक छोटी सी बात यह है कि पोषक तत्व जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक के 2 कैटेगरी में बटा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पाचक रस, विटामिन, H2O और खनिज मिलकर एक बैलेंस डाइट का निर्माण करते हैं। क्लियर यहां तक? अगर ये बैलेंस डाइट का निर्माण कर रहे हैं तो ये जरूर किसी न किसी विशेष पर्टिकुलर हिस्से पे वर्क करते होंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा दोनों ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देगा, फैट और वसा भी क्या करेगा, आपको एनर्जी देगा। लेकिन यहां पर कई बार एग्जाम में एक वर्ड यूज करता है कि इंस्टेंट एनर्जी के तौर पर किसे जाना जाता है, यानी किससे हमें जल्दी ऊर्जा मिलेगी। तो जल्दी ऊर्जा जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या टिक करना है, कार्बोहाइड्रेट। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलेगी, तो मैक्सिमम एनर्जी में आपको लिपिड यानी वसा यानी फैट टिक करना है। ये अत्यधिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है और ये इंस्टेंट यानी जल्दी ऊर्जा के लिए जाना जाता है। सेम ऐसा ही वर्ड अगर मैं प्रोटीन के लिए यूज करूं कि एक वर्ड में प्रोटीन अगर समझ लिया जाए तो आपको निर्माणकारी यानी कि मैन्युफैक्चर के रूप में इसको समझ सकते हैं। जहां भी निर्माण शब्द का प्रयोग होगा वो किससे रिलेट कर जाएगा, प्रोटीन से। जैसे कि मैं बोलता हूं कि पाचक रस, यहां पर आपने लिखा हुआ है एंजाइम्स लिखा हुआ है, तो पाचक रस का निर्माण किससे हुआ होगा, तो पाचक रस का निर्माण प्रोटीन से हुआ है। इसी तरीके से मैं बोल दूं कि बाल का निर्माण किससे हुआ है, तो प्रोटीन से हुआ है। नाखून का निर्माण किससे हुआ है, प्रोटीन से हुआ है। तो ये सारी चीजें जहां पर निर्माण का यूज हो वहां पर आप सीधे सीधे किससे रिलेट कर देंगे, प्रोटीन से। और पाचक रस को समझा जाए तो पाचक रस को समझने के लिए एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, यानी कि उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है कि किसी भी काम को तेजी या जल्दी करने के लिए, कोई काम है, मान लो हमने खाना खाया, अब उसको पचाना है, तो जल्दी पचाने के लिए हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को यूज किया जाएगा। तो जब शरीर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो शरीर में हो रहे किसी भी प्रकार के कार्य को जल्दी से करे तो उसे कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक कहते हैं। और जो पाचक रस है वो एक प्रकार का क्या है, उत्प्रेरक है, यानी कार्य को क्या करता है, जल्दी करता है। क्लियर यहां तक? तो किसी भी कार्य को जल्दी करने के लिए हम जो प्रयोग में लाते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और पाचक रस एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो पाचन की क्रिया को जल्दी करने में सहायता करता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन जो है ये हमारे शरीर को संतुलित करती हैं, यानी संतुलन में सहायता करती है। कौन, विटामिन। H2O की बात करें तो H2O हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायता करता है, यानी जल हमारे शरीर के तापमान को बनाता है। क्लियर यहां तक? मिनरल्स, तो मिनरल्स जो है वो संतुलन एवं समन्वय यानी कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन के लिए सहायक होता है। तो पॉइंट यहां पर आपके कुछ एग्जाम के लिखे हुए हैं, इनको चैप्टर वाइज भी सीखेंगे, लेकिन एक बेसिक व्यू ले लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी के लिए, प्रोटीन निर्माणकारी, वसा मैक्सिमम एनर्जी के लिए, पाचक रस उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के लिए, विटामिन संतुलन बनाने के लिए, शरीर में बैलेंस बनाने के लिए, H2O जल यानी तापमान को नियंत्रित करता है, और खनिज जो है वो संतुलित एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर यहां तक? अब एक पॉइंट आप छोटा सा समझिएगा, वो ये कि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देगा, वसा मैक्सिमम एनर्जी देगा, अधिकतम देगा। तो ये पता कैसे लग रहा है, तो याद रखिएगा कि ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है कैलोरी, और एक कैलोरी जो होती है वह 4.18 जूल यानी लगभग 4.2 जूल के बराबर होगा। तो ऊर्जा की इकाई पूछे कैलोरी, और एक कैलोरी कितने के बराबर होगी, 4.18
जूल, यानी 4.2 लगभग में होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें लगभग में 4.1 जूल की एनर्जी देता है। जो प्रोटीन है वो 4.2 जूल के आसपास, और जो लिपिड यानी फैट है वो 9.3 के आसपास एनर्जी देता है। तो जो फैट है वो एनर्जी क्या देगा, ज्यादा देगा, लेकिन इसके एनर्जी देने का जो प्रोसेस है वो क्या है, स्लो है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी कम देता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है एनर्जी देने का वो क्या है, फास्ट है। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि फैट का प्रोसेस लो है और कार्बोहाइड्रेट का प्रोसेस जो है वो क्या है, हाई है। और हाई का मतलब कि वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहां तक? समझ में आया है सबको? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। आगे तो यहां पर पहला जो सेक्शन बना वो कार्बोहाइड्रेट का बना, तो कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो है उसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कुछ इस तरीके से कि मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक जैविक अणु कौन सा है। तो आपको क्या ठीक करना है, कार्बोहाइड्रेट। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जैविक अणु कौन सा हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बनिक है, यानी कि यह जो है कार्बनिक है, हमने पीछे सीखा था, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है। और अगर कार्बनिक है तो इसके नाम को समझिएगा, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में ये जो सेक्शन है, ये कार्बो यानी कि क्या बनेगा, कार्बन बनेगा, जिसे सी से रिलेट किया जाएगा। और हाइड्रेट, हाइड्रेट यानी कि ये रिलेट करेगा किसको, जल को, यानी वाटर को। और वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, H2O। यानी कि इसमें कार्बन है और हाइड्रेट यानी वाटर है, जिसे हम क्या कहेंगे, H2O। और यहां से एक पॉइंट आपको समझ में आएगा कि इसमें कार्बन, इसमें हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन, यानी यह किससे मिलकर बना हुआ है, तो यह मिलकर बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब इसमें कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी कि इनका जो रेशियो होगा वो 1:2:1 में होगा, यानी 1:2:1 के रेशियो में ये पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? अब ये जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को आप नॉर्मल लाइफ में अगर समझो, यानी कार्बोहाइड्रेट को हम डेली लाइफ में क्या किस नाम से जानेंगे, तो डेली लाइफ में हम इसको शुगर के नाम से जानते हैं या फिर मिठास के नाम से जानते हैं, यानी मीठा। क्लियर यहां तक? अब मीठा अगर हम कार्बोहाइड्रेट को समझे तो मीठा यानी शुगर के हिसाब से इसकी कितनी कैटेगरी बनती है उसको समझते हैं। क्लियर यहां तक? तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, एक शुगर और एक नॉन शुगर के हिसाब से। तो अगर आप इसको नोट कर रहे हैं साथ ही साथ, तो पॉज करके इसको नोट करिएगा। देखो, हमें कम समय में ज्यादा प्रोवाइड कराना पड़ता है, यही कारण है कि मैं आपको नोट करने का समय नहीं दे रहा। अगर मैं नोट करने का समय दूंगा तो वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी। तो आप जब भी इसको लिखें तो पॉज करके लिखें, पहले समझे, फिर पॉज करें और फिर लिखें। क्लियर? तो
तो कार्बोहाइड्रेट शुगर और नॉन शुगर दो कैटेगरी में बंटता है। शुगर वाला जो सेक्शन है उसमें अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि जो हैं ये स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, यानी कि शुगर जैसा स्वाद होता है। लेकिन नॉन शुगर में अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आपको स्टार्च, सेलुलोज आदि का ध्यान रखना है। अब यहां पर जो शुगर और नॉन शुगर की कैटेगरी है तो इसको कुछ इस तरीके से समझना जो एग्जाम में आ सकता है कि यहां वाली जो कैटेगरी है यानी कि पॉलीसेकेराइड को छोड़कर जो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड वाली जो कैटेगरी होती है वह जल में घुलनशील होती है, यानी ये जल में घुल जाती है। और नॉन शुगर जो है वह जल में अघुलनशील होगी, यानी ये जल में नहीं घुलेगी। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है, आपको चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्न कौन सी शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो जल में घुलनशील होगी या घुलनशील नहीं होगी। तो याद रखिएगा स्टार्च या फिर पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। अब ये पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं तो उनको हम अगली स्लाइड में सीखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक वर्ड हमने रिलेट किया है शुगर का यानी कि मीठा का। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन आ जाता है जो आप नोट करके लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के जमाव से कौन सा रोग होता है, तो आपको दंत क्षय रोग बताना है। क्लियर यहां तक। और ये जो दंत क्षय रोग है इसे टूथ डीके भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जमाव जो हमारे दांतों पे हो जाता है तो टूथ डीके यानी दांत हमारे खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। साथ ही साथ इससे पहले वाली स्लाइड में हमने सीखा था कि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी के लिए जाना जाता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाएगा कि एथलीट खेल खेलने से पहले, खिलाड़ी खेल खेलने से पहले किसका सेवन करता है, तो एथलीट या फिर खिलाड़ी खेल से पहले किसका सेवन करता है, तो आंसर में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट का, ताकि वैसे जल्दी से इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त हो। क्लियर है पॉइंट। आगे करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो सेक्शन आता है उसको इंपॉर्टेंट में लिखिएगा और यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके हिट करेंगे एग्जाम में। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर सेक्शन बनाया जाए जल अपघटन के द्वारा, अब ये जल अपघटन क्या होगा, तो इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस को समझा जाए तो ये कुछ इस तरीके से कि कोई भी आप कंपाउंड ले लो यानी यौगिक ले लो, तो यौगिक का जल से क्रिया करके ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, क्या कहलाता है, तो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। क्लियर यहां तक। यानी जल से क्रिया करके जब भी हम किसी यौगिक को तोड़ते हैं तो वह हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी में आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट भी हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को अपनाता है और उसके हिसाब से जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी तीन कैटेगरियां बनती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली कैटेगरी जो होती है उसे एक अणु शर्करा कहते हैं यानी कि मोनोसेकेराइड। दूसरी कैटेगरी जो होगी उसे डाइसेकेराइड यानी कि द्वि अणु शर्करा कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो आती है वो बहु अणु
शर्करा यानी कि पॉलीसैकेराइड। क्लियर यहां तक? तो 3 कैटेगरी हो गई, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब इसको समझिएगा अच्छे से। देखो नाम में ही क्लियर है, एक अणु, द्विअणु और बहुअणु, यानी यहां पर जो मात्रा होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां जो मात्रा होगी वो कम होगी। किसके अकॉर्डिंग? तो बहुअणु शर्करा के अकॉर्डिंग। और लिखा भी हुआ है कितनी होगी, 2, और यहां पर 1 यानी मोनो यानी सिंगल पीस पाया जाएगा। अब समझना कि यहां पर जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है उसमें ब्रेक डाउन होगा। अब ये ग्रुप में है, इसका ब्रेकडाउन द्विअणु शर्करा में होगा। ये भी कहीं ना कहीं ग्रुप में है, इसका भी ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन क्या इसका ब्रेकडाउन होगा? ये तो सिंगल पीस है, सिंगल पीस में कैसा ब्रेकडाउन? तो सिंगल पीस में कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। यानी कि मोनोसेकेराइड यानी एक अणु शर्करा में कभी भी हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होता। पॉइंट क्लियर है यहां तक? द्विअणु शर्करा में हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, क्योंकि द्विअणु शर्करा ही टूटकर क्या बनाएगा, मोनोसेकेराइड। इसी तरीके से बहुअणु शर्करा में भी हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि बहुअणु शर्करा टूटकर द्विअणु शर्करा बनाएगा और द्विअणु शर्करा टूटकर एक अणु शर्करा का निर्माण करते हैं। क्लियर है यहां तक पॉइंट? अब इस सेक्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो एक अणु शर्करा सबसे छोटा हो गया, यानी कि सिंपल कंपाउंड हो गया या फिर सरल यौगिक हो गया। क्लियर यहां तक? तो इसको समझते हैं। देखो किसी भी प्रकार का अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मेहनत करें, याद करें। ये जो कराया जा रहा है इसके नोट्स बनाएं, मैं गारंटी लेता हूं आपकी। ठीक है, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट सकता। याद रखिएगा, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो यहां जो कराया जा रहा है आपको उस पर मेहनत करें, याद करें, और इसके जो एमसीक्यू मैं आपको सेकंड क्लास में कराऊंगा वो अटेम्प्ट होने चाहिए, और अटेम्प्ट करने के लिए पहले आपको वो लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो मैं चाहूंगा कि जो भी आपको कराया जा रहा है उसको एक पॉइंट बनाकर माइंड में सेट रखें। क्लियर? बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कैसे आते हैं पेपर में, कैसे आपको हिट करना है, अब तक कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो मेहनत करें, घबराए नहीं। ठीक है? अरे बाबा घबराते हो आप, घबराओगे क्यों? अरे ये सोच के चलो कि भैया मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा? अरे बाबा आपसे ही होगा और आपको ही करना होगा। क्लियर यहां तक? तो मेहनत करें। आगे करते हैं। अगला जो सेक्शन आता है हमारा वो मोनोसेकेराइड, यानी एक अणु शर्करा। और ये जो मोनोसेकेराइड है, एक अणु शर्करा है, इसको सरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है, यानी सिंपल रूप है। और ये जो सरल कार्बोहाइड्रेट है ये कहीं ना कहीं डाइसेकेराइड से टूटकर आते हैं और फिर ये दोबारा इससे छोटे नहीं होंगे, यानी इसमें जल अपघटन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, अब हमने सीखा हुआ है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलकर बना होगा, तो उसमें कार्बन होगा, उसमें हाइड्रोजन होगा और उसमें ऑक्सीजन होगा। कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, और अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा तो उसका जो रेशियो होगा वो 1:2:1 में। ये हमने पीछे सीखा था कि उसका रेशियो जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 1:2:1। तो सपोज करो कि मैं अगर कार्बन 1 ले लूं तो हाइड्रोजन क्या होगा 2 और ऑक्सीजन क्या होगा 1, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो डबल होगा हर बार। ठीक है, अगर मैं कार्बन 2 ले लूं तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4, ऑक्सीजन क्या होगा 2। ठीक है, अगर मैं C3 ले लूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा 6, ऑक्सीजन क्या होगा 3। सेम एज इट इज अगर करें तो C4 ले लिया जाए तो हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4। आगे
C5 में H10 और O5, C6 में H12 और O6, और एक और पॉइंट जो यहां लिख रहा हूं मैं C7 H14 और O भी क्या हो जाएगा। अब इसमें समझिएगा, ये जो 1 2 3 4 5 6 और हम कहां तक लिखे हैं 7 तक, तो यहां पर जो नंबर आपने लिए हैं उसको किससे डिनोट किया जाएगा, n से डिनोट किया जाएगा। और ये नंबर जो है ये एक अनुशर्करा बनाएंगे कहां से, तो 3 से लेकर कहां तक 7 तक, 3 से लेकर कहां तक 7 तक, यानी 1 और 2 का आपको कार्बोहाइड्रेट में प्रयोग नहीं करना है, यानी एक अनुशर्करा में नहीं करना है। यानी कि एक अनुशर्करा की जो रेंज होगी वो 3 से कहां तक होगी, 7 तक होगी। और अगर 3 से 7 तक होगी तो इनके कुछ यूज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो तीसरे नंबर पर है उसको ध्यान रखिएगा, इसको ट्राइयोज के नाम से जाना जाता है। ये जो 4 वाला सेक्शन है इसे टेट्रोज, 5 वाला जो सेक्शन है, 5 वाला जो सेक्शन है इसे पेंटोज, 6th नंबर पे जो है हेक्सोज, और जो 7th नंबर पे यहां पर आपने लिखा हेप्टोज। तो ये कुछ नाम हमने बताए 3 से लेकर 7 तक, यानी 3 से 7 तक की रेंज होगी। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो पेंटोज और हेक्सोज, ये आपको 2 इंपॉर्टेंट में ध्यान रखने हैं। क्लियर यहां तक। तो पेंटोज और हेक्सोज को हम अलग से सीखेंगे। कई बार एग्जाम में टेट्रोज को लेकर आ जाता है, तो याद रखिएगा टेट्रोज को ग्लिसरल डेहाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लिसरल डेहाइड कहीं पे आपको दिखे तो आपको क्या टिक करना है, टेट्रोज, यानी C4H8 और O4। क्लियर है पॉइंट यहां तक। अब पेंटोज और हेक्सोज को अच्छे से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, C5H10O5 ये जो कैटेगरी है ये किसकी है, तो पेंटोज की। और C6H12O6 ये जो कैटेगरी है ये है हेक्सोज की। और पेंटोज और हेक्सोज ये आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, और इनको अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक आरएनए और एक डीएनए। आरएनए और डीएनए में कई बार एग्जाम में आ जाएगा कि आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, पेंटोज। यानी आरएनए और डीएनए दोनों अगर पूछ ले आपसे तो उसमें आपको एक ही नाम बताना है, वो कौन सा बताना है, पेंटोज। यानी कि पेंटोज शर्करा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसी तरीके से हेक्सोज की बात करें तो इसमें भी 3 चीजें आपसे जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, एक ग्लूकोज, या फिर आ जाए फ्रक्टोज, या फिर गैलेक्टोज। ये 3 नाम आपको देगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों में आपको सेम ही फॉर्मूला बताना है, C6H12O6। इनके यूज की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो अंगूर में, याद रखिएगा कई बार पूछ लेता है आपसे कि अंगूर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ग्लूकोज बताना है। इसी तरीके से फ्रक्टोज का अगर आपसे पूछे तो फ्रक्टोज में आपको शहद बताना है कि शहद जो है वो फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है, या फिर शहद की जो मिठास है वो फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा के कारण होती है। गैलेक्टोज का पूछा जाए तो इसको मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं, यानी मस्तिष्क का शर्करा, यानी कि ब्रेन को जिस कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है वहां पर गैलेक्टोज उत्तरदायी होता है, यानी गैलेक्टोज आंसर बताना है। अब ये 3 चीजें आपको क्लियर होंगी।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब फ्रक्टोज जो है वहां पर हमने जो एग्जाम्पल लिखा है वो किसका लिखा है, शहद का। तो एक पॉइंट नोट करके जो आपको समझना है ध्यान दीजिएगा कि जो मधुमक्खी होती है वह फूलों का पराग यानी कि रस चूस कर शहद का निर्माण करती है। और अगर मधुमक्खी फूलों का पराग यानी रस चूसकर शहद का निर्माण करेगी तो यहां पर एक पॉइंट समझना कि फूलों के पराग में जो है सुक्रोज पाया जाता है। क्लियर। और शहद में अभी हमने सीखा क्या पाया जाएगा, फ्रक्टोज। अब पॉइंट ये है यहां पर समझने वाला कि जो मधुमक्खी है वो सुक्रोज, जो हम अभी डाइसैकेराइड में पढ़ेंगे, यानी सुक्रोज का तोड़ तोड़ कर किस में बदल देती है, फ्रक्टोज में, यानी डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में चेंज करती है। यानी मधुमक्खी फूलों के पराग के रस को बदल देती है किसमें, शहद में। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे आरएनए और डीएनए को भी थोड़ा सा समझते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि अम्ल। इसी तरीके से डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसको समझिएगा यहां से कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, आरएनए में जो शर्करा पाया जाएगा वो कौन सा शर्करा पाया जाएगा, तो आपको पेंटोज शर्करा आंसर में बताना है। लेकिन अगर मैं बोलूं डीऑक्सी राइबोज में जो शर्करा पाया जाएगा वो कौन सा होगा, तो पेंटोज बिल्कुल सही होगा। लेकिन दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा और ये आप खुद निकाल सकते हो। देखो जहां भी डी शब्द आपको दिखे, डी मतलब होता है डिडक्ट कर देना यानी कम कर देना यानी कि माइनस। और आगे जो लिखा है वो क्या लिखा है, ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। और उसके आगे क्या लिखा है, राइबोज, यानी कि राइबोज जो है उसमें ऑक्सीजन का डिडक्शन कर दो यानी माइनस कर दो तो डीएनए आ जाएगा। और राइबोज का जो शर्करा है वो क्या है, पेंटोज, जिसका फॉर्मूला हो गया C5H10O5। और इसमें से मुझे ऑक्सी यानी ऑक्सीजन को माइनस करना है तो मैंने कर दिया ऑक्सीजन माइनस। और जब मैंने ऑक्सीजन माइनस किया तो कार्बन 5 में है, हाइड्रोजन 10 हो गया और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि ये जो फॉर्मूला अगर आप कहीं पर देखो तो ये किसको रिलेट करेगा, डीएनए को। और ये वाला जो फॉर्मूला आप कहीं पे देखो ये किसको रिलेट करेगा, आरएनए को। दोनों पेंटोज ही है, लेकिन जब पेंटोज शर्करा में से आप ऑक्सीजन डिडक्ट कर देते हो तो डीऑक्सी राइबोज में यूज होता है। क्लियर है पॉइंट सबको, तो समझ में आया ना भाई, आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और कोई डाउट है तो जरूर पूछे मैं। ठीक है, आगे करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अभी जो हमने सीखा वो मोनोसैकेराइड का क्वेश्चन था, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड जो है इसको अगर आप डेफिनेशन के थ्रू समझें तो जल अपघटन, यानी यह है जल अपघटन के दौरान दो मोनोसैकेराइड का निर्माण करता है। यानी कि डाई मतलब द्विअणु शर्करा
और ये द्विअणु शर्करा जो है ये जब टूटेगा तो दो मोनोसैकेराइड यानी एक अणु शर्करा का निर्माण करेंगे। अब यानी कि इसको कुछ ऐसे समझो कि डाइसैकेराइड में कितने मोनोसैकेराइड हैं, तो दो मोनोसैकेराइड हैं, यानी कि C6H12O6। क्लियर? ये क्या बनेगा आपका, तो ये मैंने अभी पीछे बताया था आपको, ये आपका मोनोसैकेराइड है। इसमें ग्लूकोज बोलो, फ्रक्टोज बोलो या फिर गैलेक्टोज बोलो। और यही चीज अगर मैं एक और बार ले लूं तो ये दो मोनोसैकेराइड यानी एक अणु शर्करा हो गए, और ये जब आगे चलकर मिलेंगे तो बनाएंगे C6C6 यानी C12, H12H12 यानी H24 और O6O6 मतलब O12। क्लियर पॉइंट यहां तक, यानी कि C12 H24 और O12। और ये सब कुछ आपका प्लस होकर आया है, लेकिन प्लस होने के बावजूद एक चीज मिस हो रही है, वो क्या है, तो वो है जल अपघटन। क्या हमने जल का अपघटन किया, यानी जल का हमने यहां पर प्रयोग करके क्या इसको तोड़ा, नहीं, तो यहां पर जल अपघटन करना पड़ेगा। और जल अपघटन यानी कि जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, और H2O इसमें से डिडक्ट करेंगे तो O12, एक O चला गया तो O आएगा 11, और H24 है, दो इसमें से निकाल देंगे तो आएगा H22, और C कितना हो जाएगा 12। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला बताना है, ये नहीं बताना। तो याद रखिएगा कि जो डाइसैकेराइड है उसका जो इक्वेशन होता है C12 H22 और O11 होता है, और ये क्यों हुआ, जल अपघटन के कारण, क्योंकि इसमें जल अपघटन की क्रिया होगी। क्लियर पॉइंट? और अगर जल अपघटन हुआ है तो जल अपघटन के बाद ये दो मोनोसैकेराइड बना कर देगा। तो मोनोसैकेराइड के तीन नाम मैंने आपको बता रखे हैं पहले ही, कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। तो अगर ग्लूकोज मिल जाए ग्लूकोज से, क्लियर, तो ग्लूकोज दो मोनो मिल रहे हैं तो आपका एक तैयार होता है शर्करा, जिसको माल्टोज बोलते हैं। और ये माल्टोज जो है ये डाइसैकेराइड है, देखो दो चीजों से मिलकर बना है तो ये डाई हो गया। इसी तरीके से अगर ग्लूकोज को मिला दिया जाए फ्रक्टोज से, तो फ्रक्टोज से जब ये मिलेगा तो निर्माण होगा सुक्रोज का, और सुक्रोज भी आपका डाइसैकेराइड है। और अगर ग्लूकोज को मिला दिया जाए गैलेक्टोज से, तो जो निर्माण होता है वो है लैक्टोज। क्लियर? और लैक्टोज भी आपका डाइसैकेराइड है। तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये डाइसैकेराइड में आते हैं। इनके यूज की बात करें तो माल्टोज जो है यह अनाज में पाया जाता है, वो भी कौन से अनाज, तो बीज वाले जो अनाज होते हैं उसमें माल्टोज पाया जाता है। सुक्रोज से हम चीनी बनाते हैं, यानी कि गन्ने के रस में क्या पाया जाएगा, सुक्रोज पाया जाएगा। और इसको टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कई जगह पर इसका नाम प्रति शर्करा करके होगा, यानी कि इन्वर्जन शुगर, तो आपको पजल नहीं होना है। क्लियर यहां तक? लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जो है यह लैक शब्द से बना है, और जहां भी आपको लैक शब्द दिखे ये सीधा सीधा रिलेट करेगा किससे, तो लैक यानी कि दूध। तो दूध का जो मिठास है यानी दूध में जो मीठापन है वो किसके कारण है, तो लैक्टोज के कारण है। क्लियर यहां तक? तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, नोट करके लिखिएगा एक और, कि ग्लूकोज जो आपने लिखा है ये ग्लूकोज बेस होता है। बेस मतलब कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि कोशिका का ईंधन जो है वो किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को, यानी फ्यूल ऑफ सेल कौन होगा, ग्लूकोज होगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये आज का हमारा सेक्शन था, इसको अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे, और ये सारे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए ताकि अगले पॉइंट में हम इसका थर्ड पार्ट करें और इसके एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।